हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना फिर से एक नया क्लास लेकर के आ चुका हूं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने हैं? 3 स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 हैं। पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री का विवरण। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा, साहित्यिक स्रोत और तीसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं। एसएससी, बिहार दरोगा में आने की सभी सरकारी नौकरी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं, ये वाला बुक है। सभी दोस्तों को ये होता है, सभी स्टूडेंट को, हम खुद को, हमको भी होता था मेरे भाई, कि क्या होता था कि बुक से देख करके पढ़े तो समझ में नहीं आता था उतना, पर वही चीज कोई बोल करके सुना दे, या तो फिर कह करके सुना दे तो वो समझ में आ जाता था। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। ठीक है, अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत के भी 2 स्रोत हैं। पुरातात्विक, पहले तो बता दिया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला तो बता दिया मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और दूसरा फिर उसका 3 भेद होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत के 2 भेद होते हैं। पहला, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। देखिए, इनके भी 2 भेद होते हैं। धार्मिक साहित्य दूसरा लौकिक साहित्य। देखिए, प्राचीन भारत, शुरुआत से मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, इनके 3 स्रोत हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा, साहित्यिक स्रोत, तीसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत के भी 2 भेद हैं। पहला, धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक। चलिए, मैं फिर से क्लास स्टार्ट करता हूं। तो मैं पहले तो बता चुका हूं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। फिर पुरातात्विक स्रोत में आता है धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब मैं बताने वाला हूं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के मेन पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत, तो मैं यहां लिख देता हूं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, इसके मैं मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं।
तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं को उत्खनित है तथा अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। हाँ, यहाँ मेन पॉइंट है, देखिए क्या बता रहा है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो भी पुरातात्विक स्रोत के इसके अंतर्गत जो भी है कौन कौन से हैं, तो मैं लिख करके बता रहा हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बताने वाला पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख, अभिलेख पाषाण शिलाओं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अंतर्गत ठीक है, अंतर्गत क्या आती है, पाषाण शिलाओं, ठीक है, मुद्राओं, पाषाण शिलाओं, मुद्राओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, ठीक है, मुद्राओं पर उत्खनित है, मुद्राओं पर उत्खनित है। इसकी अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसकी जो भी अध्ययन करता है, जैसे पाषाण शिलाओं का अध्ययन हो गया, या मुद्राओं का अध्ययन हो गया, या ताम्रपत्रों का अध्ययन हो गया, या दीवारों का अध्ययन हो गया, या मुद्राओं का अध्ययन हो गया, ये सब जो उत्खनित होने के बाद जो अध्ययन करता है, अध्ययन करने को ही क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अध्ययन को ही एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए आपको एपिग्राफी किसे कहते हैं, तो एपिग्राफी पाषाण शिलाओं, मुद्राओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित जो है, जैसे कि ये सब की अध्ययन को ही एपिग्राफी कहते हैं। अब ये सब क्या है सर, मन में एक डाउट बनता होगा, यदि आप पहले ध्यान से सुने होंगे तो ये डाउट नहीं बनता होगा, पर यदि नहीं सुने हैं ध्यान से तो मैं फिर से बताने वाला हूं। पाषाण शिलाओं, मुद्राओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं, ये सब क्या है, अभिलेख है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, आप आज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से मिलती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से मिलती है। मध्य एशिया से मिलती है। जो 1400 ईसा पूर्व, जो 1400 ईसा पूर्व, ठीक है, जो 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, मध्य एशिया में 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख मिला था। कहां पे मिला था, मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिला था अभिलेख। अब कौन कौन से अभिलेख मिले हैं भैया, चलो आगे देखते हैं। तो कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, इसमें से है इंद्र, मित्र, वरुण, नाशैत्य जैसे देवताओं का विवरण अभिलेख मिला है। तो मैं लिख देता हूं, इंद्र, मित्र, वरुण, नाशैत्य देवताओं जैसी नाशैत्य देवताओं की अभिलेख मिली है, कि अभिलेख
अभिलेख मिली है। ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया से मिलती है, जो 1400 ईसा पूर्व भोगज कोई नामक स्थान से मिली है। क्या मिली है? अभिलेख मिली है। कौन कौन सी अभिलेख मिली है? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं जैसे अभिलेख मिली है। ठीक है। अब मैं आगे बताता हूं। तथा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जो कि 300 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सॉरी, नासत्य देवताओं के नाम से मिलता है। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। जबकि भारतवर्ष का पुराना अभिलेख कौन सा है? अशोक है, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग का है। जबकि भारतवर्ष का पुराना अभिलेख अशोक है, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग का है। ठीक है। तो आप इसे इतना तक नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी देता हूं, आज भी कराता चलूंगा, और आप भी याद करते चलोगे तो फिर अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो आप भी याद करते चलो, लिखते चलो, और जब मैं बोलूं नोट डाउन करने को तभी करो। जब तक मैं बता रहा हूं तब आप मेरी ओर देखो, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद होते चले, आप भी समझते चले। ठीक है। बाद में पता चलता है क्या मेरे भाई कि लिखा दिए, हम तो लिखा दिए, आप ध्यान रहा लिखने में, मैं बता रहा हूं इधर, और आपका ध्यान रहा लिखने में, तो आप लिखते गए, लास्ट में पता चला अरे सर क्या बोले। ठीक है। पता चला लास्ट में अरे सर क्या बोले, जो समझ में नहीं आया हमको, चलो ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते। इस तरह के आप लास्ट में गलत गुड फीडबैक देने छोड़ करके आप बैड फीडबैक दे देते हैं। इसके वजह से आप लिखे नहीं, मेरी ओर ध्यान दें और ध्यान पूर्वक से सुने, समझें और देखें। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, मैं पॉइंट ऑफ पॉइंट लिख दे रहा हूं, आप भी लिखोगे, अभी नहीं, अभी आप मेरे तरफ देखो। भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप कनिंघम याद रख सकते हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, सब कोई बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, पर लेकिन नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार सर अलेक्जेंडर कनिंघम लिखना ही आपको पूरा फुल मार्क दिया जाता है। ठीक है। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है। मैं लिख देता हूं, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख
हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है, ठीक है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। आप अभी मेरे तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। फिर आगे मैं बढ़ता हूं। अवध राजदूत के हेलियोडस, ठीक है, अवध राजदूत के हेलियोडस का बेसन नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिससे मध्य भारत का भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। देखिए क्या बताता है। यवन के राजदूत थे, कौन थे? यवन के राजदूत हेलियोडस। कौन थे? हेलियोडस। यवन के राजदूत, देखिए मैं लिख देता हूं, यवन के राजदूत, यवन के राजदूत हेलियोडस। यवन के राजदूत हेलियोडस का बेसन नगर। अभी मैं समझा भी दूंगा, अभी आप हड़बड़ाए नहीं, मैं समझा भी दूंगा। पहले लिख लेता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। जहां तक मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। यवन के राजदूत हेलियोडस बेसन नगर विदेशी से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, विदिशा से, बेसन नगर विदिशा से, विदिशा से क्या मिलता है? विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, विदिशा से गरुड़ स्तंभ, ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, लेख प्राप्त होता है। देखिए अब क्या बताया जा रहा है इसमें। यवन के राजदूत हेलियोडस का बेसन नगर, यवन के राजदूत, ठीक है, हेलियोडस राजदूत समझ रहे ना, जो एक राजा के पीछे जो राजदूत घुमा करती थी, कि जो छतरी लेकर के घुमा करते हैं राजदूत, उसी को राजदूत कहते हैं, ठीक है। हेलियोडस का बेसन नगर, ठीक है, बेसन नगर विदिशा से, बेसन नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। गरुड़ स्तंभ लेख कहां से प्राप्त होता है? विदिशा से प्राप्त होता है। कौन इसके यहाँ के राजदूत कौन थे? यवन के राजदूत थे। कौन, कहां के थे? यवन के राजदूत थे। कौन थे? हेलियोडस थे। समझ में आया? नहीं, फिर से मैं समझाता हूं। यवन के राजदूत, ठीक है, इतना दूर तक समझा। यवन के राजदूत हेलियोडस का, यवन के राजदूत हेलियोडस का बेसन नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। समझ में आया? यवन के राजदूत हेलियोडस का बेसन नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गरुड़ स्तंभ प्राप्त होता है। कहां से होता है? विदिशा से होता है। किस नगर से होता है? बेसन नगर से होता है। बेसन नगर से प्राप्त होता है। कौन करवाता है? हेलियोडस करवाता है। हेलियोडस कौन था? यवन के राजदूत थे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, शायद ये आपको समझ में आ ही गया होगा। यार नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को पीछे करें, ठीक है, ठीक है, आप वीडियो को पीछे की ओर करें और फिर आप समझें। जिसमें मध्य भारत का भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। देखिए गरुड़ स्तंभ से ही क्या बताया जा रहा है? गरुड़ स्तंभ से ही भागवत गीता की, भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ से ही
भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है, प्रमाण मिलता है, प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ से ही भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है, गरुड़ स्तंभ से ही भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गरुड़ स्तंभ से ही भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर से कल नेक्स्ट क्लास की ओर आप रेडी रहें, फिर से कल नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद।